आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 13 हमारा पर्यावरण पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। हाई स्कूल में ये जो है आपका अंतिम पाठ है। इसके 12 पार्ट जो है पिछले के, वो भी मैं बहुविकल्पी करा चुका हूँ आपके लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चीज देख सकते हैं और काफी बहुत चीज मिलेंगे आपको। गणित भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगी आपके लिए और विज्ञान भी मिल जाएगी आपके लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम सरल प्रश्न से कठिन प्रश्न की ओर, यानी 30 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे जिसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो अपना, जिसमें पहला प्रश्न हमारा सबसे सरल है। यहाँ लिखा है कि घास स्थल पारितंत्र में उत्पादक की बात करा। देखो उत्पादक है, उत्पादक कौन है? घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है। उत्पादक होते क्या है? उत्पादक वही होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे सारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो यहाँ हरे पेड़ पौधे कौन है? केवल घास है यहाँ पर, या और कुछ दिया होता तो वो होता। ना टिड्डा अपना भोजन स्वयं बनाता है, ना मेढक, ना सांप। ये सब निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन जो होगा क्या होगा? वो घास होगा। याद रखने, घास स्थल पारितंत्र में उत्पादक, उत्पादक का नाम है घास। यह आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। या हरे पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, तो हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे उत्पाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इस प्रकार है, यहां दिया गया है कि अजैव, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। कागज, मृत पादक या पॉलिथीन, कच्चे फल। यानी अजैव निम्नीकरण वे निम्नीकरण होते हैं जिनका जो निस्तारण यानी कि खत्म जल्दी नहीं होते हैं, और जैव निम्नीकरण वो होते हैं जो आसानी से खत्म हो जाते हैं, यानी उनका डिस्ट्रॉय होकर मिट्टी बन जाता है, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह होती हैं वे सब हमारे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जीव जंतु सब वो अपने आप आराम से अपघटित होकर के मिट्टी भूमि बन जाते, मतलब मिट्टी बन जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पर प्लास्टिक ऐसी है जो अजैव निम्नीकरण, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। पॉलिथीन जो है वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा गया है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी जीव मंडल जहां हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उस जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है? हम सभी लोग जानते हैं वैसे तो वायु है, सूर्य है, पौधे हैं या परमाणु ऊर्जा है। तो हमारे लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। याद रखना, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो चाहे जीव मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो, सबके में जो है जो हमें क्या मिलती है? सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ देखिए कि जीव मंडल में सम्मिलित है। जीव मंडल में कौन कौन सी चीजें हैं? वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये सभी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीव मंडल में हम वायुमंडल भी चाहिए, सांस कहाँ से लेंगे हम अगर वायु नहीं होगी। स्थल मंडल में रहेंगे, सिर्फ मकान बनना है, बिल्डिंग बननी है, सारे व्यापार होना है, खेती करनी है। और जल मंडल, अगर जल ही नहीं होगा तो भाई हम, जल जीवन है, पता है आपके लिए, वायु और उसके बाद में जल और उसके बाद में भोजन, ये सब हमारे क्या है? जीव है, मतलब खाने पीने की चीजें हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो जल मंडल भी हमारा जीव में आता है। तो ये सारे जो हैं वो जीव मंडल के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ ऑप्शन होगा सही हमारा कौन सा? डी वाला, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है क्या होगा यदि नीचे दी गई खास श्रृंखला में हिरन लापता हो जाए? यानी घास की कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? चीता या शेर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखा है चीतों की आबादी बढ़ जाती है, घास की आबादी बढ़ जाती है, चीता घास खाने लगेगा, या चीतों की आबादी घट जाती है और घास की आबादी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हिरन को यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया और यहाँ केवल रह गई घास और चीता, दो चीजें रह गई हैं। चीता कभी भी घास खाता नहीं क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी है। अब मांसाहारी प्राणी है जो है वो हिरन को खा सकता है लेकिन घास को नहीं खाएगा। तो क्या होगा? थोड़े दिनों में क्या होगा? चीता मर जाएगा। और चीता मर जाएगा, घास को खाने के लिए कोई है ही नहीं। घास को खाने के लिए जब कोई है नहीं, इसका मतलब घास बढ़ने लगेगी और चीता की संख्या क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। तो ऑप्शन कौन सही है यहाँ पर? चीतों की आबादी घट जाती है और घास की आबादी बढ़ जाती है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, फटाक से चीता घास खाने लगेगा, ये भी लग सकता है। घास की आबादी बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल सही है, घास की आबादी बढ़ जाएगी। चीतों की आबादी बढ़ जाएगी, चीतों की आबादी तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं कुछ, तो मर जाएंगे भूखे प्राणी। तो या तो ऑप्शन ये लगा देंगे बी व्यक्ति बच्चे। और कुछ लोग ज्यादा होशियार होंगे तो कह देंगे चीता घास खाने लगेगा। भाई क्यों खाएगा? उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो मांस खाने की है, वो घास कभी नहीं खाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चीतों की आबादी घट जाती है और घास की आबादी बढ़ जाती है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की, और हाँ एक चीज और बता देते हैं, अगर मान लो चीता खत्म हो जाए तो क्या होगा? जब चीता खत्म हो जाए तो हिरन को तो कोई मार ही नहीं सकेगा। अब हिरन को जब मार नहीं सकेगा तो हिरन की आबादी बढ़ती जाएगी। जब हिरन की आबादी बढ़ेगी तो घास तुरंत खाने लगे, घास की आबादी घटती रहेगी। ये भी याद रखिएगा।
फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है। खाद्य जो श्रृंखला है, तो फूड चेन जिसे बोलते हैं, वो प्रारंभ कहाँ से होती है? प्राथमिक उपभोक्ता से, मांसाहारी से, उत्पादकों से, या अपघटनों से। तो याद रखना कि सबसे पहले हम उत्पादक लेते हैं। अगर ये नहीं है, अगर ये उत्पादक खत्म कर दिए जाएं, तो बाकी पूरी दुनिया अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब उत्पाद ही नहीं होंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे खाएगा? ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्पादक से प्रारंभ होती है कौन सी? खाद्य श्रृंखला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जैविक घटकों में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैविक घटकों में बात कर रहा है यहाँ पर, अजैविक घटक की बात नहीं कर। जैविक घटकों में कौन आता है? उपभोक्ता एवं उत्पाद दोनों आते हैं। उत्पाद एवं अपघटन ये भी आते हैं। उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटन ये भी तीनों आते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सबसे सही है। उत्पाद आते हैं। उत्पाद को कौन ग्रहण करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता मर जाने के बाद क्या हो जाते हैं? मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं। फिर पुनः वही प्रक्रिया लगातार चयन चलती रहती है। तो ये तीनों ही यहाँ पर इसमें आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो? सी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS का प्रयोग होता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, एयर कंडीशन यानी AC में प्रयोग होता है, या गद्देदार फोम में होता है, या इन सभी में होता है। तो याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर में बनता है, एयर कंडीशन में AC में बनता है, और गद्देदार फोम में भी बनता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। इन सभी में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग होता है। याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है। मनुष्य क्या होता है खाद्य श्रृंखला के अनुसार? वही शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, फलहारी होता है, या सर्वहारी होता है? तो वैसे तो ऑप्शन में कुछ भी लगा सकते हैं, सब सही है भाई। मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मनुष्य मांसाहारी भी होता है, मनुष्य फलाहारी भी होता है। तो इन सबको क्या कह देते हैं? सर्वाहारी। मतलब मनुष्य जो है वो सब कुछ खा पी लेता है, इसलिए सर्वाहारी कहलाता है मनुष्य। याद रखिए खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रवाह उत्पन्न करती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र टाइपिंग में थोड़ा गलत है, वो है N2S, नाइट्रस ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं CO, यहाँ पे 2 छोटा होगा, और CFC ये सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या उपरोक्त में सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव में ये सभी गैसें हैं, याद रखना। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली ये सभी गैसें हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर में आएगा आपका। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके अंदर आती है, यानी CFC गैस भी आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा गया है घास है। घास, फिर टिड्डा, टिड्डा फिर मेढक, मेढक सर्फ, फिर मोर। यानी घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा ने घास खाई, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ले गया, और सांप को किसने? मोर ने। मोर से बनी खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायन जो है वो DDT, ठीक है, का सांद्रण सबसे अधिक होता है। किसमें होगा? घास में होगा जो पहले होगा, टिड्डा में होगा, सर्प में होगा, या मोर में होगा। तो याद रखना, जो रासायनिक हानिकारक रसायन है DDT, ये जितनी श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी, रासायनिक की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। खतरनाक रासायनिक DDT की मात्रा भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो अभी मैंने क्या कहा? सबसे कम किसमें होगी? खाद में। खाद के बाद किसमें ज्यादा हो जाएगी? टिड्डा में। टिड्डा से ज्यादा किसमें हो जाएगी? मेढक। मेढक से ज्यादा किसमें हो जाएगी? सर्प में। और सर्प से ज्यादा किसमें होगी? मोर में। तो जितनी बड़ी श्रृंखला होगी, सबसे अंतिम प्रभाव पे पहुंचेंगे, उसी में रासायनिक मात्रा जो है DDT की सबसे अधिक होगी। वो कौन बचा है यहाँ पर लास्ट में? मोर। तो मोर में हानिकारक रसायन DDT की सांद्रण जो है सबसे अधिक होगा, किसमें? मोर में होगा। तो याद रखना। और सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम होगा घास में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिस प्रकार है कि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। भाई ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जीवाश्म ईंधन, या मीथेन, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये ओजोन का सूत्र भी याद रखना O3। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु जो है, 3 परमाणु जो मिलकर बनाते हैं वो ओजोन परत बनाते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे ज्यादा हानिकारक मतलब पदार्थ है ओजोन को नष्ट करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए, यहाँ कह रहा है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यानी जो रासायनिक ऊर्जा जो मिलती है एक व्यक्ति को खाने के बाद में, तो कितने ऊर्जा स्तर मिलता है? याद रखना ऊर्जा स्तर का। तो ये हम जब जानते हैं 10%। कितना परसेंट? 10%। एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाती है ऊर्जा, तो 10% रासायनिक ऊर्जा ही पहुंचती है। उसके बाद अगले में 10%, उसके बाद अगले में 10%। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर जो है लगातार घटता चला जाता है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। अब बढ़ता दिया गया है कि वृक्ष पारितंत्र का जीव संख्या का पिरामिड बनता है सदैव सीधा,
सदैव उल्टा, सीधा या उल्टा, इनमें से कोई नहीं। यहां बात कर रहे हैं वृक्ष पारितंत्र की, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम वृक्ष पारितंत्र बनाएंगे तो ये हमारा बनता है सदैव उल्टा, इस तरह से, ठीक। लेकिन हम जब खास श्रृंखला बनाते हैं हम, तो खास श्रृंखला में पिरामिड बनता है सीधा, अगर खास श्रृंखला की बात करेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम उत्पाद लेते हैं, उत्पादक, जैसे घास फूस, ये सब अधिक मात्रा में होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता यानी शाकाहारी, वो उससे कम मात्रा में होते हैं। फिर आ जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ये उससे कम मात्रा में होते हैं। फिर आ जाते हैं तृतीय उपभोक्ता यानी प्योर मांसा, ये तो ये कौन से आ जाते हैं, तृतीय उपभोक्ता में तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या क्या हो जाएगी, कम। लेकिन जब वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष में जो है ये एक ही वृक्ष होगा, अकेला, अकेला क्या होगा, ये हमारा एक ही वृक्ष होगा, ठीक। ये वृक्ष है, इसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में पक्षी रहते होंगे। भाई वृक्ष कितना है, एक, पक्षी क्या होंगे, अधिक मात्रा में रहते हैं। और इसके बाद में जो है, जो पतंगे होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, कीट पतंगे क्या होंगे, पक्षियों से ज्यादा संख्या में क्या होंगे, मच्छर होंगे, या कीट पतंगे जो उड़ते रहते हैं छोटे छोटे, वो इससे ज्यादा मात्रा में होंगे। तो जो वृक्ष पारितंत्र होता है वो उसका उल्टा पिरामिड होता है। तो यहाँ सदैव याद रखना, बी ऑप्शन होगा, वृक्ष पारितंत्र का जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आपके लिए अगले प्रश्न की ओर, यानी 15वें के लिए, यानी आधा प्रश्न पेपर पत्र हो गया है हमारा, अब आधा और रह गया है हमारे लिए, जो हम 30 बहुविकल्पी करा रहे हैं, जिससे 15 हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि उत्पादक घास में संचित ऊर्जा कितनी हो, हमारे पास में 10,000 दे रखी है, 10,000 किलो कैलोरी है, तो निम्न खास श्रृंखला के अनुसार बाज का कितनी ऊर्जा, बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। यहाँ बात करें घास में, घास में कितनी है, 10,000, तो घास में हमारे पास कितनी, 10,000, ये 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। हम जानते हैं 10% का नियम होता है, इससे कम आएगी 10%, 10% जब होगी कम, यानी 10% पहुंचेगी, तो एक जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1,000। टिड्डे में ऊर्जा हुई कितनी, 1,000, इससे फिर 10% रह जाएगी यहाँ पर, तो कितना रह जाएगा 10% इसका, 100, और फिर 100 से सर्फ में पहुंचेगी, कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद में बाज में कहाँ पहुंचेगी, तो 1, तो यहाँ रह गई हमारे पास 1 किलो कैलोरी, कैलोरी। याद रखना 10% के नियम से इस प्रकार हमारी 10% जो है घटती चली जाएगी, और लास्ट में बाज में बचेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध होगी किसके पास में, बाज के पास में, जबकि घास के पास कितनी है, 10,000 किलो कैलोरी उपस्थित है। आशा करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अच्छा लगा हो आपके लिए वीडियो यहाँ तक, तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कर दिया है लाइक, तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, देखिए यहाँ लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु जो है वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो हम जानते हैं ये तो उत्पादक ही है, ठीक है, ये तो उत्पादक है ही। प्रथम उपभोक्ता जो है, यानी शाकाहारी जो है, ये शाकाहारी कहलाते हैं। प्रथम उपभोक्ता जो है वो घास को यानी उत्पाद को खाते हैं। तो यहाँ जो शाकाहारी जंतु है वो हमारा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी परत है जो जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। क्लोरीन परत है, ओजोन परत है, ऑक्सीजन परत है, या हाइड्रोजन परत है। और हम सब जानते हैं वो परत होती है कौन सी, ओजोन की परत है। इसका सूत्र होता है ओजोन का, याद रखना, O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, जो ओजोन परत बनाती है, जो है O3 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, यानी कृत्रिम जिसे हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। तालाब है, खेत है, झील है, वन है। तो तालाब भी हम बना सकते हैं, लेकिन खेत यहाँ रहेगा, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा, खेत। तो क्योंकि खेत हम अपनी खेती के लिए कृत्रिम पारितंत्र है, तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो खेत होगा। वन अपने आप आते हैं, झील निकलती है, इसे कृत्रिम बना सकते हैं, झील ऐसा नहीं कि कृत्रिम, लेकिन खेती ही हम बनाते ज्यादातर, कि खेती करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हम कृत्रिम भूमि बनाते हैं अपनी तरफ के लिए। तो यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा, खेत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार है कि एक खास श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तीसरी याद कर रहा है, तीसरा जो पोषी स्तर है, पोषी स्तर वो कौन सा, उपभोक्ता नहीं कह रहा, प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता वो अलग होते हैं, उत्पादक अलग होते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है तीसरे पोषी स्तर की। तो प्रथम पोषी स्तर कौन होता है, उत्पादक प्रथम है, याद रखना।
ये प्रथम पोषी स्तर है। ठीक है, ये प्रथम पोषी स्तर है। दूसरा कौन आएगा, इसको खाएगा कौन, शाकाहारी, तो ये द्वितीय होगा दूसरा। शाकाहारी को कौन खाएगा, अपघटन होगा या मांसाहारी, मांसाहारी खाएगा, तो ये तीसरा है। ये तीसरे पोषी स्तर का है, वो है मांसाहारी। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा पोषी स्तर कौन है, मांसाहारी। प्रथम पोषी स्तर कौन है, उत्पादक। दूसरा कौन है, शाकाहारी। तीसरा कौन है, मांसाहारी। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं। चौथा क्या आ जाएगा हमारा, अपघटन। अपघटन क्या करता है, इन सबको जो है सारी चीजें हैं उसको क्या कहते हैं, अपघटित कर देता है, मिट्टी बना देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में, यह है श्रृंखला दे रखी है, मान लीजिए कि चौथे, यानी ये चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है। चौथी की बात कर रहा है यहाँ, चौथी। चौथी कौन सी देखी, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस श्रृंखला में चौथा जो है वो पोषी स्तर है सांप। याद रखिएगा, चौथा पोषी स्तर कौन है, सांप है। इसमें हमारे दे रखा है 5 किलो जूल है। ठीक है, बताइए कि उत्पाद, यानी उत्पाद कौन है यहाँ पर, उत्पाद स्तर होता है घास फूस, यानी स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं ये उत्पाद है। तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो जब 10 कम होती जा रही है तो यहाँ 10 बढ़ाते जाएंगे, तो 10% बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 50 हो जाएगा। फिर एक जीरो बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 500। फिर एक जीरो बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 5000। तो कितना ऑप्शन आया, घास में जो पोषी ऊर्जा स्तर होगा वो कितना होगा, 5000 किलो जूल होगा। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते सांप तक 5 हो जाएगा, याद रखना। और इसके बाद में अगर पूछ ली तो क्या होगा, इसमें 10 से और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। ये 0.5 किलो कैलोरी जूल जो है वो बाज के अंदर उपस्थित होगा। ये कौन सी ऊर्जा होती है, ये होती है रासायनिक ऊर्जा, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो आ रहा है कि किसी खास श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण, ठीक है, पीड़नाशियों का प्रयोग उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ते हुए मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है किसकी, गैर जैव निम्नीकरण की। पीड़नाशिकों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ते हुए मात्रा को में एकीकृत हो जाने को कहलाता है, क्या कहलाता है, मतलब सुपोषण कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, या एकत्रीकरण कहलाता है। तो यहाँ याद रखना, खास श्रृंखला में जैव निम्नीकरण का बात कर रहे हैं, वो गैर जैव निम्नीकरण का मतलब जैव आवर्धन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सही होगा, जैव आवर्धन। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि ओजोन परत को घटते जाना किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, मीथेन के द्वारा, या पीड़क नाशी के द्वारा। तो याद रखना, ओजोन परत का जो घटना होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFCS। इसके कारण जो है वो ओजोन परत जो है वो लगातार घटती जा रही है। इसका सूत्र होता है ओजोन परत का O3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार है कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा जो है वो किस रूप में जाती है, ताप ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने आपको बताया था कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में 10% जो है ऊर्जा पहले सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी पोषी स्तर पर पहुंचाई जाती है, वो होती कहलाती रासायनिक ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों में अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं, खाद्य जाल, या पारितंत्र, या पारिस्थितिक पिरामिड, या खाद्य श्रृंखला। यहाँ देना, अनेक प्रकार से, एक प्रकार से होता तो खाद्य श्रृंखला आ जाती, लेकिन अनेक प्रकार से जीवों में भरण पोषण अपना कर सकते हैं, वो जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। ये याद रखिएगा कि खाद्य जाल में एक प्राणी जो है वो दो से अधिक प्रकार से चीजों को खा सकता है। तो याद रखना, यहाँ पर आएगा खाद्य जाल। ये सांप मेढक को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, और ठीक है, इस प्रकार से जो है खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ है मानव, जब यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर आने से रोकती, कौन, ओजोन परत। तो इस अल्ट्रावायलेट रे की किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, तब क्या होता है, जब अत्यधिक प्रभावित होता है तो क्या प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, या फेफड़ों की क्षति। फेफड़ों की क्षति नहीं होती है, तो हटा दीजिए ऑप्शन नंबर 2, ये कैंसिल कर दे। जहां जहां ऑप्शन नंबर 2 है वो काट दीजिए। बी में ऑप्शन नंबर 2 है, ये काट दीजिए। ए में ऑप्शन नंबर ए, ये भी काट दीजिए। तो यहाँ और ये दोनों बच गए।
यहाँ पे पहला और तीसरा है, यहाँ दूसरा और तीसरा। आगे आते हैं, त्वचा का कैंसर अमाशय, अमाशय पे अल्सर नहीं होता, चौथा काट दीजिए। तो चौथा ऑप्शन हमारा कट गया, ये वाला, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो कौन सा बच्चा हमारा, पहला और तीसरा, ये है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा कैंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हमारा सी सही है, पहला और तीसरा। ये अल्ट्रावायलेट रे जो है इनको अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। ये चीजें कौन कौन सी, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा में कैंसर, अल्ट्रावायलेट रे के कारण ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि पदार्थों में निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं। गैर जैव निम्नीकरण जो जल्दी से गलती नहीं है, ठीक है। लकड़ी, कागज, चमड़ा, ये तो जैव निम्नीकरण है, ये तो जैव आ गया, यहाँ जैव। यहाँ है प्लास्टिक, प्रक्षालक या पीवीसी, ये तो ऑप्शन इसमें है गैर जैव निम्नीकरण में। प्लास्टिक, प्रक्षालक या घास, घास तो जैव में आ जाएगी, तो यह वाला ऑप्शन काट दीजिए, ये भी हटा, ये भी हटा दीजिए, ये तो जैव में आएंगे। प्लास्टिक और बैकेलाइट और डीडीटी, ये तो रासायनिक पदार्थ ही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है हमारा, इसमें आएगा एक, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा किसमें ऑप्शन है, दूसरा और चौथा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी हमारा सही होगा कि पॉलिथीन, प्रक्षालक और पीवीसी पहला, और प्लास्टिक, वैकेलाइट और डीडीटी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही है, पहला और दूसरा। ये है गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित और सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग होती है। सौर ऊर्जा कौन, हरे पेड़ पौधे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, यानी प्रकाश से ऊर्जा आ रही है, कि क्रिया हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा, यानी कितनी ऊर्जा अवशोषित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पत्तियों में सौर ऊर्जा आती है भोजन बनाने के लिए, निर्माण के लिए, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ से क्या आता है हमारा, खनिज लवण आते हैं। वातावरण से क्या लेते हैं, आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसे हम क्या है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो 1% ली जाती है, यानी 100% अगर उसमें पत्ती में प्रकाश आ रहा है तो उसका मात्र 1% भाग जो है वो भोजन के निर्माण के लिए लाभदायक, मतलब बना रहे हैं, 1% यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ लिखा है कि भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हल्के पदार्थ से बनी होती है, ये आविसी पदार्थ की बनी होती हैं, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ की बनी, जैव तो बनी नहीं होती है, इसलिए से तो काट दीजिए, ऑप्शन खत्म हो गया। ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ से बनी होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ से बनी हुई होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वो कौन सा होगा, डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, देखिए जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्न में कौन खास श्रृंखला का निर्माण करता है। खास श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, पढ़ना है हमारे लिए, देखिए ध्यान से। घास, गेहूं, भाई क्या गेहूं घास को खा सकता है, नहीं, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ घास है बकरी, यानी बकरी जो है घास को खा सकती है, बिल्कुल सही है। और मानव बकरी खा सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सही लग रहा है। ये देखिए आगे क्या है, बकरी गाय, क्या गाय बकरी खा सकती है, दोनों शाकाहारी है। हाथी भी शाकाहारी है इसमें। तो मछली घास को खा सकती है, हाँ खा सकती है, लेकिन बकरी मछली को नहीं खा सकती है, तो ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, घास, बकरी, मानव, यानी घास को खाया बकरी ने और बकरी को खा लिया मानव ने, तो ये हमारी खास श्रृंखला है। अब है लास्ट प्रश्न। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो या अच्छा लगा हो जैसा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में उससे लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। और आप बाद में प्ले लिस्ट में जाकर अपना विजिट कर सकते हैं एक बार, ताकि आप देख लें कि आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, अच्छी लगे तो आप देखिएगा, और जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं आप। फिलहाल बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर इस वाले वीडियो के, जो दिया गया है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय समय सामान के लिए कपड़े का थैला, कपड़े का लिखा है, प्लास्टिक का नहीं लिखा, प्लास्टिक का लिखा होता तो काट देते, कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही है ये वाला। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब, पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। माँ द्वारा स्कूल से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल जाना, अगर भाई पास होंगे तो पैदल चले जाएंगे, लेकिन अगर दूर होगा तो आप साइकिल ले सकते हैं, ठीक है, साइकिल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइकिल लिख सकते हैं। और जब आप स्कूल जा रहे हैं तो आप छोटे होंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा, तो उपरोक्त सभी यहाँ आंसर होगा। तो साइकिल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, या कोई और वाहन,